आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर की राजनीति विज्ञान की क्लास में प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख पश्चिमी राजनीति विचारक में से मैकियावेली टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। मैकियावेली, जैसे कि हमने इससे पहले एक्विनस के बारे में पढ़ा था, तो एक्विनस था वो उसका चिंतन था वो चर्च और राज्य के जो पारस्परिक संबंध है उन तक ही सीमित था, जबकि मैकियावेली इससे और अधिक आगे की बात करता है। तो सबसे पहले हम मैकियावेली के जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। तो मैकियावेली का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में 1469 में हुआ था। इटली के फ्लोरेंस नगर में ये ज़्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, उच्च शिक्षा इन्होंने प्राप्त नहीं की, लेकिन ये बहुत योग्य, चतुर, बुद्धिमान व्यक्ति थे और इन्हें लैटिन भाषा में बहुत अच्छा ज्ञान था। अपनी योग्यता, चतुराई, बुद्धिमत्ता आदि के कारण इन्होंने विभिन्न यूरोपीय देशों में 23 बार जो दूत होते हैं, राष्ट्रदूत होते हैं, उनके पद पर नियुक्त हुए थे। इनकी जो मृत्यु है वह 58 वर्ष की आयु में 1527 में हुई थी। मैकियावेली है जिसे हम पहला आधुनिक राजनीतिक चिंतन या चिंतक कहते हैं, या इसके नाम से पुकारा जाता है इसको। इसके जो विचार थे मध्य युग की परंपराओं से बिल्कुल भिन्न थे। जैसे एक्विनस था मध्ययुगी, तो जो उनके विचार थे उनसे अलग थे। मध्य युग के जो राजनीतिक विचारक थे उनका जो चिंतन था चर्च तथा राज्य के पारस्परिक संबंधों के निर्धारण व उनकी समस्याओं पर ही केंद्रित था। केवल चर्च और राज्य, इस बिंदु पर, ये दो बिंदु हैं, इसी बिंदु पर पूरा उनका जो विचार था, चिंतन था, इस पर ही केंद्रित था। इन्होंने इसके विपरीत राजनीति में धर्म, नैतिकवाद का अनुसरण के स्थान पर शुद्ध व्यवहारवाद का अनुसरण किया। इन्होंने राजनीतिक दर्शन को ऐतिहासिक और अनुभव सिद्ध तथ्यों के आधार पर जो राजनीतिक दर्शन है उसमें एक नई दिशा का सूत्रपात किया। तो राजनीतिक दर्शन में इन्होंने क्या किया, ऐतिहासिक और अनुभव सिद्ध तथ्यों के आधार पर जो अनुभव किया उन्होंने, उनके तथ्यों के आधार पर राजनीतिक दर्शन में एक नई धारा का सूत्रपात किया। ये प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक थे। तो ये ध्यान रखना कि प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक के नाम से भी जाना जाता है। पहला आधुनिक राजनीतिक चिंतक कह लो या राजनीतिक विचारक, जिन्होंने एक प्रभुता संपन्न धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय राज्य की कल्पना की। प्रभुता संपन्न धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय राज्य की कल्पना की थी। अब प्रोफेसर डनिंग के शब्दों में इनके बारे में क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। तो फ्लोरेंस जो क्या प्रोफेसर डनिंग है, उन्होंने मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा है। मैकियावेली को इटली का चाणक्य भी कहा जाता है।
इटली का चाणक्य, क्योंकि इनमें योग्यता, चतुराई और बुद्धिमत्ता कूट कूट के भरी हुई थी। जैसे कि हमने शिक्षा के बारे में पढ़ा था, इन्होंने ज़्यादा शिक्षा तो प्राप्त नहीं की, उच्च शिक्षा नहीं की, लेकिन अपनी योग्यताओं के कारण जो है हर जगह इनको महत्व या स्थान प्राप्त हुआ, जिसके कारण हमने पढ़ा कि 23 देशों में दूत भी नियुक्त हुए थे। तो जो प्रोफेसर डाइनिंग की जो परिभाषा है उसे ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है, और ये जो परिभाषाएं होती हैं आंसर में लिखने पर अच्छे नंबर मिलते हैं। अब हम इसके ग्रंथों के बारे में देखते हैं, कौन कौन सी इनने किताबें लिखी हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी। तो इन्होंने जो जो सबसे ज़्यादा लिखा है वो कूटनीति पर ज़्यादा लिखा है। किस पर? कूटनीति पर। राजनीति के बारे में इन्होंने जो भी लिखा है वो बहुत कम मात्रा में है, लेकिन कूटनीति पर इनका सबसे ज़्यादा ध्यान या फोकस रहा है। इनकी जो मुख्य रचनाएं थी, जिनमें द प्रिंस, डिस्कोर्सेज, युद्ध कला आदि प्रमुख हैं। बुक्स के नाम भी याद रखते हैं इनके। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैकियावेली द्वारा रचित किन्हीं 2 या 3 पुस्तकों, 4 पुस्तकों के नाम बताइए, ये रचनाओं के नाम बताइए। अब इनके अध्ययन पद्धति के बारे में देखते हैं। मैकियावेली है, उसकी अध्ययन पद्धति ऐतिहासिक, परिवेक्षणात्मक, यथार्थवादी और वैज्ञानिक विशेषताओं से युक्त थी। तो इनकी अध्ययन पद्धति है ऐतिहासिक, परिवेक्षणात्मक, यथार्थवादी और वैज्ञानिक, ये इनकी अध्ययन पद्धति है। अब हम आगे देखते हैं, मैकियावेली अपने युग का शिशु या कहें पुनः जागरण का शिशु क्यों कहा जाता है? क्या क्या कारण थे जिस कारण से इन्हें ये उपाधि मिली है? अब जो प्रत्येक दार्शनिक एवं विद्वान है वह अपने युग का शिशु होता है, क्योंकि जो जिस परिस्थिति में, जिस वातावरण में रहता है उसे उस युग का ज़्यादा ध्यान होता है। वह हर परिस्थिति से गुजरा होता है, देखता है, समझता है। तो इसी प्रकार जो इनका युग था उसका युग का शिशु कहा जाता है, क्योंकि उनके चिंतन पर समकालीन परिस्थितियाँ, घटनाओं एवं प्रचलित विचारधाराओं का प्रभाव पड़ा है। तो इस कारण से इसे युग का शिशु कहा जाता है। वह अपने देश काल के रंग में रंगे होते हैं। ये स्वाभाविक सी बात है, जैसे हम जहाँ पे भी रहते हैं तो उसका जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, किस प्रकार की विचारधारा है, आस्था है, परंपरा, रीति रिवाज है, हम उसमें लिप्त रहते हैं या उनका हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और हम उन्हीं का अनुसरण करते हैं। उसी प्रकार मैकियावेली को भी जो उस समय का वातावरण था, उन परिस्थितियों का, समस्याओं का, घटनाओं का या वो विचारधारा हैं, उन पर उनके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। फिर भी राजनीतिक विचारकों के इतिहास में मैकियावेली को ही अपने युग का शिशु की संज्ञा दी जाती है। केवल मैकियावेली ऐसा व्यक्ति है जिसे अपने युग के शिशु की संज्ञा दी जाती है। इसने समकालीन परिस्थितियों का, जो समकालीन परिस्थिति थी उस समय की, उसका सही और यथार्थ पर्यवेक्षण किया। सही और यथार्थ पर्यवेक्षण किया। राजनीति व सामाजिक दोषों को आका, मतलब उनको ध्यान रखा, उसको देखा तथा अपनी रचनाओं में उनके समाधान भी प्रस्तुत किए। उनके संबंध में जो भी समस्याएं थी उनके समाधान भी इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। तो क्या है कि जो समकालीन परिस्थितियाँ, उन समय की जो भी परिस्थितियाँ थी उनको देखा, परखा, अवलोकन किया और उसके बारे में, उस समस्याओं के समाधान के बारे में भी क्या प्रस्तुत किए थे। अब इसका फर्स्ट पॉइंट है मानवतावादी विचारों का प्रोत्साहन। फर्स्ट पॉइंट, मध्य युग में जो व्यक्ति के 2 उपदेश थे। पहला,
रोमन साम्राज्य या रोमन चर्च। सदैव इन दोनों संस्थाओं के अधीन रहकर जो मनुष्य था, रहकर मनुष्य के व्यक्तित्व को कुचलने की चेष्टा की गई थी। तो मतलब क्या था कि जो रोमन साम्राज्य चर्च था वो उनके अंदर ही समस्त नागरिक रहते थे, उनके अधीन रहते थे और कोई भी उनका विरोध नहीं कर सकता था। विरोध करता था उन्हें कुचल देने की प्रयास किया जाता था। व्यक्ति को अपने हित और सम्मान के लिए कभी भी अवसर नहीं दिया गया, मतलब किसी प्रकार का कोई अधिकार यहाँ प्राप्त नहीं था जनता को। मैकियावेली ने व्यक्तियों के सामने पुनर्जागरण का उद्देश्य को सामने रखा और व्यक्ति को पुरुषार्थी बनाने तथा जगत में कुछ करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो जो वहाँ के नगरवासी थे उन्हें पुरुषार्थ की भावना जगाई और उनमें कुछ करने के लिए प्रेरित किया या मोटिवेशन उनका किया, यश और सम्मान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ईश्वर के स्थान पर व्यक्ति की प्रभुता को प्रतिष्ठित किया। ईश्वर के स्थान पर व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया। उन्हें व्यक्ति के सद्गुण की प्रशंसा की, जो व्यक्तियों के जो अच्छे गुण होते हैं उनके बारे में प्रशंसा की। सेकंड पॉइंट, नैतिकता, आचार और राजनीति से पृथकता। मैकियावेली ने निर्भीकता दिखाते हुए घोषणा की कि राजनीति का धर्म से कोई संबंध नहीं है और यदि संबंध है तो राजनीतिक साधन के रूप में, केवल साधनिक के रूप में ही। उन्होंने कहा कि अगर कोई संबंध है तो केवल साधन के रूप में है। धर्म, नैतिकता और राजनीति के क्षेत्र अलग अलग हैं। इन्होंने इनका बताया क्षेत्र के बारे में, कहा कि ये इनके सभी के क्षेत्र अलग अलग हैं। इन्होंने व्यक्तिगत चीज़ों में धर्म, नैतिकता को रखा और राजनीति का संबंध राज्य का निर्माण करने तथा उसे कायम करने से है। इन दोनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राजनीति जब चाहे धर्म और नैतिकता का गला घोट सकता है। तो ये राजनीति के बारे में क्या कहते हैं कि ये अपना उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं और कहते हैं कि धर्म और नैतिकता है उसको रोन सकते हैं, उसका गला घोट सकते हैं। नैतिकता के संबंध में कहा कि वह राजनीति से किसी भी सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार की आशा नहीं करें। इस प्रकार उसने पुनः जागरण के राजनीतिज्ञों को नैतिकता से मुक्त करा और आधुनिक अर्थ में मानवतावादी बनाने का प्रयास किया या बनाया। इसके बाद अगले पॉइंट हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे।